नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज चर्चा उस बड़े आयोजन की जिससे न केवल यूपी बल्कि पूरे वैश्विक बाजार या पूरे देश पर इसका असर दिख रहा है, पड़ने वाला है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कोशिश है और दुनिया के मानचित्र पर देश के जो एमएसएमई है उसको ले जाने की कोशिश है। ग्रेटर नोएडा के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये शो एक प्रदर्शनी भर नहीं है। ये सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश अब वास्तव में भारत का नया बिजनेस गेटवे बन रहा है या ये केवल सरकार के आत्मविश्वास और उपलब्धियों का बड़ा मंच है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका के ट्रंप टैरिफ ने भारतीय निर्यात पर गहरा आघात किया है, चोट की है। उत्तर प्रदेश के कालीन, चमड़ा, गारमेंट और ज्वेलरी उद्योग को भी जबरदस्त झटका लगा है। 30 से 35% तक ऑर्डर रद्द हो चुके हैं, ऐसी खबर है। और कुछ सेक्टर में तो 70% तक की गिरावट की मार भी पड़ रही है। अमेरिकी बाजार जो यूपी के निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा था, अब टूटने के कगार पर है। लेकिन दूसरी तरफ यही संकट नए अवसर भी लेकर आया है। यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजार अब हमारे सामने खुल रहे हैं और यही वजह है कि इस साल का इंटरनेशनल ट्रेड शो सिर्फ छवि सुधार का कार्यक्रम नहीं बल्कि बिजनेस का रीडिफाइंड भी है और इसकी रणनीति भी है। अब देखिए, एक तीसरी तस्वीर भी है जीएसटी सुधार की, जीएसटी संशोधन की, जीएसटी करेक्शन की। सरकार ने जीएसटी की दरें घटाकर कारोबारी जो बोझ है उसको हल्का किया है। 28 से घटकर सीमेंट पर जो टैक्स आया है 18% हो गया। दवाइयाँ और मेडिकल किट्स सस्ती हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट सस्ते हैं, यानी उद्योगों के लिए राहत है और आम जनता के लिए फ़ायदा। सवाल ये है कि क्या ये राहत छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी? तो आज मंथन में चर्चा करेंगे कि क्या यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर या ट्रेड शो 2025 अमेरिकी टैरिफ संकट के बीच हमारी नई आर्थिक छलांग है। क्या ये मंच यूपी के कारीगरों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सच में वैश्विक पहचान दे पाएगा? देश के जो कारीगर हैं, देश के लोग हैं, उनको पहचान दे पाएगा? और जीएसटी कटौती से लेकर निवेश आकर्षण तक, क्या ये सुधार हमारी अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती देंगे या फिर ये सब इकोनॉमिक शोशेबाजी भर रह जाएगा? उत्तर प्रदेश का निर्यात, भारत की अर्थव्यवस्था और आपका भविष्य, सबका विश्लेषण होगा आज मंथन में। तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम मंथन। और क्या आप चाहते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम इस पर बात करें तो ये कार्यक्रम तो आपको देखना ही होगा। दुनिया को संदेश कितना फायदे में रहेगा हमारा देश, आज मंथन का यही विषय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इस जो आयोजन है इंडिया मार्ट सेंटर में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, शुरू किया। ये 29 तारीख तक चलेगा। मोदी ने क्या कहा, ये सुनिए। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे। और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं, दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए भारत में ही हम
एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो, हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं और यूपी इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ये देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के अनेकों जिलों के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया है। और मुझे तो विदेशी मेहमानों से मिलना होता है, तो आजकल मुझे कोई क्या देना है बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग हमारी टीम देख लेती है, बस उसी दुनिया भर के देश के लोगों को मैं दे देता हूं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकास कर रहा है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, हथियारों की फैक्ट्री, बहुत सारी चीज़ें एक वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे, सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी, इसका फ़ायदा मिल रहा है और इससे पूरे देश को फ़ायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश का विजन और स्ट्रेट फेयर को लेकर अपनी राय रखी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह
ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश का पूरा विजन रखा और बताया कि किस तरीके से ये तीसरा संस्करण इंटरनेशनल ट्रेड शो का वोकल फॉर लोकल, जीआई टैग वाले 60 से अधिक स्टॉल, 500 से अधिक एग्जीबिटर, बायर्स, बहुत सारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुर्जे पुर्जे पर नाम लिखा होना चाहिए कि पुर्जा पुर्जा एक वाइब्रेंट इकोनॉमी, एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ये बात स्वदेशी की है, सारी जो ये चीज़ें हैं अपने आप में, और एक अच्छा आयोजन इस दौर में जब ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश की, उसको उस जो संकट से निकल के भारत नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में, बड़ी सार्थक चर्चा होने वाली है अगले कुछ समय तक। राजेश झा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फुरकान अंसारी साहब पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अश्वनी राणा साहब जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत। आर्थिक विश्लेषक के तौर पर बहुत ही वाइब्रेंट और युवा विश्लेषक मिताली निकोरे भी इस कार्यक्रम में आ गई हैं, बहुत स्वागत। और अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता नोएडा से इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अशोक द्विवेदी को हम शुरुआत में लेंगे। अशोक द्विवेदी, ट्रेड शो का तीसरा संस्करण माफ़ कीजिएगा, और पहला दिन, किस तरीके से इस जो झंझावत है, आर्थिक उलझने, तमाम आशंकाएं, तमाम आरोप प्रत्यारोप, ट्रंप टैरिफ, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, और ये आर्थिक जो मुद्दा होता है, कोई भी डिबेट भी आर्थिक, अर्थ, व्यापार, कारोबार, इसको लेकर होती है तो बड़ी गरिष्ठ होती है, और आमतौर पर जो चटकारे वाले दर्शक होते हैं या जो टीआरपी वाली जो चीज़ें होती हैं, वो चैनल भी बहुत ज़्यादा इन पर चर्चा नहीं करते। लेकिन हमारा मानना है कि अर्थ और व्यापार से ही सब कुछ चलता है, और इसकी जानकारी देश के प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, उस पर इस तरह की चर्चाएं बहुत ज़रूरी हैं। अशोक द्विवेदी, आज ट्रेड शो को, पहले दिन को आप किस तरीके से बताएंगे हमारे दर्शकों को, बताइए। जैसे ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट के अंदर प्रधानमंत्री पहुंचे, और ये इससे पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री आकर के ट्रेड शो का उद्घाटन कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री आए और पहले दिन ही ट्रेड शो का उद्घाटन किया, जिसको लेकर के फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भी बोले, और मुख्यमंत्री ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश जो अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे भारत को जो है एक नई दिशा देगा, जिसको लेकर के आज यहाँ पे जो ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया, उसमें करीब 80 देशों के जो है स्टॉल लगाए गए हैं, और वहीं पे करीब 2500 जो है वो खरीदार हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, और अलग अलग देशों के जो है स्टॉल है, अपने अपने कला का जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कोई भी चीज खरीदी जाती है, वही अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी के तरफ से कहा गया कि अपने यहाँ पर, या प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि अपने यहाँ का पुर्जे पर मेड इन इंडिया होना चाहिए। सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था की जो है, अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से ये मुंह तोड़ जवाब है, जो आज तीसरी बार यहाँ ट्रेड शो का उद्घाटन हुआ, जिसको लेकर के यहाँ काफी उत्साह देखा गया, लोगों में, व्यापारियों में उत्साह देखा गया। और वहीं व्यापारी जो अपना स्टॉल लगाए, वो नई नई चीजें जैसे टेक्सटाइल है, एक्सपोर्ट्स है, या कंस्ट्रक्शन है, या इन सब चीजों को लेकर के मेड इन इंडिया, सही देखा जाए तो मेड इन इंडिया मॉडल जो है उसको बनाने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर के हर चीज पे मेड इन इंडिया लिखा हो, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, और वो सपना साकार होते हुए ग्रेटर नोएडा से आज दिखा। अशोक, कुछ जो बायर्स आए होंगे, कुछ स्टॉल वाले होंगे, उनसे आपसे ऑफ कैमरा भी बात हुई होगी, आज के दौर में वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कुछ स्टॉल वालों से जब हमने बात करने की कोशिश की, तो स्टॉल वालों का कहना है कि ये जो ट्रेड शो है, इसमें हमें एक नई दिशा दी जाती है, जो हम अपने स्टॉल को लगा करके और यहाँ पर भारत में हम अपना व्यापार कर सके। खास करके जो इंटरनेशनल व्यापारी हैं, उनके लिए भारत में जो है व्यापार करने का एक अच्छा मौका मिलता है, और जिसको लेकर के भारत को जो है समृद्ध बनाने के लिए, भारत को समृद्ध बनाने के लिए ये ट्रेड शो का जो है उद्घाटन किया गया। और ट्रेड शो जो है
यहाँ पे ट्रेड शो आज तीसरी बार होने जा रहा है, जिसको लेकर के सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत बनाई जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटरनेशनल दबाव के चलते भारत की अर्थव्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई थी। इन सारी झंझटों के बीच में अगर देखा जाए तो भारत को जो है मजबूत बनाने की एक दिशा जो इंटरनेशनल यूपी ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है। और आज 25 तारीख से, आज पहला दिन है, आज पहला दिन से लेकर के 29 तारीख तक चलेगा, जिसमें बहुत सारी कुछ चीजें नई निकल के सामने आएंगी। और जो बाहर के जो दुकान, बाहर के जो स्टॉल लगाने, जिन्हें अपना मार्ट बनाया है, उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। वोकल फॉर लोकल एक बात आती है, एमएसएमई की बात आती है, आपको ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी छाप दिखी इस प्रदर्शनी में, इस फेयर में? मैं आपको बता दूं, जो वन डिस्ट्रिक्ट अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश के करीब 75 जिले हैं और 75 के 75 जिलों का सहयोग है। वहाँ हर जगह के व्यापारी आए। जैसे यहाँ की जो अपने उत्तर प्रदेश में जो चीज फेमस है, जैसे अलीगढ़ का ताला है, या और भी जैसे हमारे जनपद है जहाँ के एक एक चीजें जो फेमस चीजें हैं, उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। और उसको लेकर के ये जो है इंटरनेशनल में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान में या हमारे भारत में जो जो चीजें फेमस हैं, जो जो चीजों से हमारा भारत जाना जाता है, उन चीजों को जो विदेशों तक पहुंचाने की नीति है। ठीक है, पूछा जाए तो ये विदेशों तक पहुंचाने की नीति है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक, ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। शरद कोहली साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि पुर्जा मेड इन इंडिया, लेकिन ओवरऑल देखें तो हमने कदम तो बढ़ाया है, निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी हम असेंबलर हैं। हम चीन से, यहाँ से, वहाँ से माल ला के असेंबल करके हम उसको बनाते हैं। ये कितनी बड़ी यात्रा है, कितनी चुनौती है। और जो ट्रेड शो है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं आज के मौजूदा दौर में जो आर्थिक चुनौतियां हैं? नमस्कार दुर्जेंद्र, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और के न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन जी। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। वाकई में भारत इस समय, अगर हम मोबाइल फोन उदाहरण लेके मैं समझाता हूं तो जल्दी समझ में आएगा। हम मोबाइल फोन बनाते हैं, या एप्पल के आईफोन बनते हैं, सैमसंग के बनते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है कि उसके ज्यादातर कलपुर्जे हमको चीन से मंगाने पड़ते हैं। और जब चीन से आते हैं तो उसको हम असेंबल करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। पहले के मुकाबले अच्छा है, कम से कम असेंबल तो कर रहे हैं। पहले तो हम असेंबल भी नहीं करते जी। तो मुझे लगता है पहला कदम हम बढ़ा चुके हैं दुर्जेंद्र। अब हमें क्या करना है कि जो कलपुर्जे हम चीन से मंगा रहे हैं, क्योंकि $100 बिलियन से भी ज्यादा का चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमें अगर उस डेफिसिट को कम करना है तो हमें ये चीन से आयात कम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि जो उसके अंदर लगे पुर्जे भी हैं, खाली फोन के ऊपर मेड इन इंडिया नहीं लिखना है, जो उसके अंदर भी कल पुर्जे, उस पर हर एक पे मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। देखिए, यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम समझ लेते हैं, यूपी की जो अर्थव्यवस्था है करीब $350 बिलियन की है, जो कि लगभग 26-27 लाख करोड़ की है, जो लोग इसको रुपए में जानना चाहते हैं। अगर आज यूपी एक देश होता, मैं इसको ऐसे समझिए तो 24 करोड़ की आबादी यूपी की दुनिया का 5वें सबसे बड़ा देश होता और दुनिया की 43वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती जी। रोमानिया, पाकिस्तान हमसे पीछे, यूपी से पीछे होते जी। तो मैं समझता हूं यूपी ने एक जमाने में, मैं यहां कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता हूं, पर मैं समझता हूं यूपी में एक जमाने में उल्टा प्रदेश से उत्तम प्रदेश की यात्रा बहुत ही सफल तरीके से आगे बढ़ाई है। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में यूपी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर अपना फैक्ट्री लगाने में, निवेश करने में घबराते थे, क्योंकि वहां पर उनको अगवा करके और फिरौती की मांग हो जाती थी और वहां पर धमकियां दी जाती थी, फैक्ट्रियों में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आती थी, लेबर के साथ प्रॉब्लम आती थी। आज निवेशक यूपी में आने में डर नहीं रहा है। यूपी हमारी फूड बास्केट है, 40% जो गन्ने का उत्पादन है वो आज यूपी में होता है। और गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, यूपी की तरफ हम देखते हैं सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, हाईवे का नेटवर्क यूपी का है। तो मैं समझता हूं यूपी में क्षमता है दुर्जेंद्र $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की, और यही योगी जी ने लक्ष्य रख के चढ़ा हुआ है। और मुझे लगता है इस प्रकार के जो आयोजन है, अभी आपके संवाददाता साहब बता रहे थे, मैं उनको गौर से सुन रहा था, इस प्रकार के जो आयोजन है
ये दो तरीके से फायदा करते हैं। पहले आपको जो लोकल अर्थव्यवस्था है, ओडीओपी जिसको हम कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मिर्जापुर कारपेट के लिए, सहारनपुर लकड़ी के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, फिरोजाबाद कांच के लिए, यूपी में इतनी विविधता, इसीलिए ये ओडीओपी लॉन्च किया गया है। तो दो तरीके से फायदा होगा। एक जो लोकल व्यापार है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोकल व्यापारी आकर यहां पर देखेंगे, और 80 देश अगर वहां पर आते हैं, 80 देश, तो यहां पर हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ेगा। एक शो केस बना दिया आपने विदेशियों को दिखाने के लिए कि आइए देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में और भारत में क्या क्या आप यहां से व्यापार कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ये ट्रेड का आतंक सारी दुनिया में मचा रखा है, उसको बहुत अच्छा ये जवाब है कि हम अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है। आप हमसे 40-50 बिलियन डॉलर का ट्रेड बंद कर देंगे, हम उससे रुकने वाले नहीं है। हम अपने आप में एक दुनिया है, 140-45 करोड़ की आबादी, जिसमें से 24 करोड़ तो उत्तर प्रदेश में ही बसती है। पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से छोटी अर्थव्यवस्था है, तो हम उसको मात दे सकते हैं। कोई भी, जब कोविड हमें नहीं हरा सका, तो हमें भला डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या हरा पाएंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के आयोजन, बड़ा माकूल जवाब मिलता है इस प्रकार के आयोजन से, और आपको व्यापार में बढ़ोतरी होती दिखेगी। आप देखिएगा 4 दिन के व्यापार के बाद जो नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, व्यापार एक्सपोर्ट के भी और लोकल व्यापार के भी, वो उत्तर प्रदेश की शक्ल अर्थव्यवस्था की और ज्यादा बदल देने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा मैं समझता हूं, सब राज्यों को यह करना चाहिए, यूपी से सीख लेनी चाहिए। हर राज्य में इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। और मैं तो, जो लोग हमको आज देख रहे हैं के न्यूज के माध्यम से, उनको मैं संदेश देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, आपको इस आयोजन में जरूर जाना चाहिए और खुले दिमाग से जाइए। कुछ पता नहीं आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए नया आइडिया आ जाए, आपके लिए क्या वहां अवसर पड़ा हो जी, आपको जाके पता लगेगा। मैं स्वयं वहां पर कल जाने वाला हूं, किसी ने अगर आना है तो उसका स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शरद कोहली साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको रेखांकित किया। कांग्रेस के नेता फुरकान अंसारी साहब, पूर्व सांसद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। मिताली निकोरे आर्थिक विश्लेषक हैं और एमएसएमई पर मिताली का अच्छा खासा काम है, और अमन शाह एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत दोनों मेहमानों का। फुरकान अंसारी साहब, इस तरीके के आयोजन, जो घेराबंदी है, अभी शरद कोहली साहब ने कहा कि वो आतंक, एक आर्थिक आतंक, व्यापारिक आतंक जिस तरीके से अमेरिका काटे हुए पूरे देश में, दुनिया में, उसका ये जवाब है। और उत्तर प्रदेश अगर एक देश होता तो 43वीं अर्थव्यवस्था है, 5वां आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा देश होता, तो अपने आप में ये आयोजन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इन सब जो कंपोनेंट हैं इनके साथ में। अंसारी साहब, फुरकान अंसारी साहब। अंसारी साहब म्यूट पे है। मुझे लगता है कि नेटवर्क उनका कुछ नहीं, वो म्यूट पे है, अवरोध है, फ्रीज, नेटवर्क फ्रीज कर गया है। कुल मिलाकर बड़ी फुरकान अंसारी साहब, ये तो नमस्कार, ये तो बहुत अच्छे, इस तरीके के आयोजन तो देश की अर्थव्यवस्था को उठाने में बहुत महत्वपूर्ण, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये 3रा ट्रेड शो था, तो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण। और एक ओडीओपी और इस तरह की चीज़ें जो एक लोकल, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, जो लोकल चीज़ें बनाते हैं, लोकल फॉर वोकल का एक नारा भी दिया है प्रधानमंत्री ने, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी पहल है। आप सबको भी इसका स्वागत करना चाहिए कि भाई कम से कम सरकारें अच्छा काम कर रही। फुरकान अंसारी जी, दुर्गेश जी बोलिए। ये ट्रम्प ने जो हमारी अर्थव्यवस्था पर जो ये लगाया है जी, उसका एक जवाब देने की कोशिश सिर्फ किया गया है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री या योगी जी के बारे में जो तारीफ कर रहे हैं वो कामयाब नहीं है। आप अलीगढ़ ताला के बारे में जो बोल दिए, अभी अलीगढ़ की ताला का इंडस्ट्री कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है। हरदोई में जहां पे कालीन बनती थी वो भी कोलैप्स कर गया है। फिरोजाबाद में जहां शीशे के गिलास बनता था, शीशे का सामान जो बनते थे, वो भी कोलैप्स कर गया है योगी के राज में। और ये अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो पुराना सेटअप था, लोग जी खा रहे हैं किसी तरह से। इनकी कहीं कोई उसमें मदद नहीं है, न सरकार की तरफ से कोई उसमें लोगों को प्रोत्साहन मिला है, न ही इसमें बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कोई काम किया है। जहां तक
यहाँ मेड इन इंडिया लिख देने से वो मेड इन इंडिया नहीं हो सकता है। आप असेंबल करते हैं, ला करके सामान एक एक चीज बना नहीं सकते हैं आप। बनाने की कैपेसिटी, क्षमता भारत सरकार को नहीं है। इरादा तो रखते हैं फुरकान साहब, नहीं बना सकते मान लिया, इरादा तो रखते हैं बनाने का, कदम तो बढ़ाया ना। हम चाइना के मार्केट आज भी हिंदुस्तान में छाया हुआ है, हर चीज में, खिलौना से लेकर के मोबाइल से लेकर के हर चीज पर छपा हुआ अभी तक। ये जो बार बार बोलते हैं कि हम मेड इन इंडिया कह देने से नहीं होता है मेड इन इंडिया। ये सिर्फ लोगों के आंख में धूल झोंकने का उपाय कर रहे हैं और चुनाव जीतने के उपाय कर रहे हैं। ये इससे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लोग इनकी हर चाल को समझ चुका है कि ये सिर्फ लोगों को चकमा देने का, लोगों को गुमराह करने की कला मोदी जी जानते हैं, जितना गुमराह कर सकते हैं। जीएसटी इन्होंने लगाया, मैं आऊंगा शरद जी, मैं आऊंगा। जीएसटी किसने लगाया? जीएसटी इसने लगाया। रात को 12 बजे पार्लियामेंट खोल के कहा कि एक देश एक टैक्स आपने लगाया। आपने फिर कम किया, फिर आपने कम किया। ये लगाने की जरूरत क्या थी? भाई देश चलाने के लिए सब करना पड़ता है, कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे, देश ऐसे ही चलता है। फुरकान साहब, आप तो सांसद रहे हैं, सदन में आप भी कानून बनाते रहे, आपको पता होगा ये सब सारी चीजें। ये व्यापारियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। छोटे व्यापारी, मध्यम क्लास के व्यापारियों को इन्होंने कमर तोड़ के रखा है इन्होंने। इसलिए ये बार बार जो कहते हैं कि हम मेड इन इंडिया, ये कहने से नहीं होता है। ठीक है, उसको बनाना पड़ेगा कोई सामान। ठीक है, फुरकान साहब कह रहे हैं कि भाई केवल कह देने से मेड इन इंडिया नहीं हो जाएगा, और हम लोग भी मानते हैं कि भाई ठीक है, अभी हम निर्भरता है हमारी, लेकिन हमने सोचा हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो एक दिन होगा भी। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का दुनिया को संदेश, कितने फायदे में अपना प्रदेश, अपना देश उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की बात कर रहे हैं। ये तीसरा संस्करण आज से शुरू हुआ ग्रेटर नोएडा के इंडिया मार्ट में, और प्रधानमंत्री ने इसका आज उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने भी अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री ने बहुत आशाओं से इस बात को कहा कि पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। ब्रेक से पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी कह रहे थे कि चीन से मंगा के असेंबल करके मेड इन इंडिया नहीं बनेगा। जिन ओडीओपी की बात कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ का ताला उद्योग बर्बाद हो गया उत्तर प्रदेश में, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, मिर्ज़ापुर और भदोही का कालीन उद्योग, ये नए नहीं हैं, ये विश्वविख्यात पहले से हैं। और इसके बाद बहुत सारे चीज़ें अभी हमें याद करनी है कि इसके बाद क्या है। 4-5 नाम तो याद हैं, इसके बाद 5वां 6वां 7वां नाम याद नहीं आता कि कहाँ का प्रोडक्ट क्या है। मुझे नहीं लगता कि पैनल में मौजूद कोई व्यक्ति इनके अलावा और बता पाएगा। 2-3-4 नाम और। शरद कोहली साहब कुछ कहना चाहते थे, उनको स्क्रीन पर लाया जाए। शरद कोहली साहब बोलिए। हालांकि अभी बाकी स्पीकर्स का बोलना बाकी है, पर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं बाकियों से क्षमा मांगते हुए और हमारे जो माननीय भूतपूर्व सांसद हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक ही चश्मे से वो सब कुछ देखना चाहते हैं। जीएसटी ऐसा कह रहे हैं जैसे कांग्रेस के राज में तो टैक्स लगता ही नहीं था, वीएटी नहीं था, सर्विस टैक्स नहीं था, 16-17 और टैक्स नहीं थे, और सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। मिर्जापुर खत्म हो गया, फिरोजाबाद खत्म हो गया, सहारनपुर खत्म हो गया, सब लुट गए, सब बर्बाद हो गए। तो मैं समझता हूं कि हर चीज पे अगर आलोचना करी जाती है तो जनता इस बात को देखती है। आप खराब चीज को खराब कहिए, विपक्ष का ये काम है प्रश्न उठाना। आप जहां गलती होती है उस पर आप प्रश्न उठाइए, पर अगर आप सही चीज पे प्रश्न उठाएंगे तो जनता आपको फिर दूसरे चश्मे से देखेगी, और आपका देखने का चश्मा ग्लास आधा घर खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ है। पहले तो ये असेंबली में नहीं होती थी। मैं अगर ये सवाल करूं, मैं राजनीति से नहीं आता पर अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे मालूम है, पहले तो यहां असेंबली में नहीं होती थी, सारा कुछ यहां विदेश से इंपोर्ट होकर आता था। एक कदम तो हमने आगे बढ़ाया सर, उसकी तारीफ कर दीजिए। मैं इतना सा गुजारिश करना चाहता था हमारे माननीय सांसद से। जी इनको मालूम है क्या को लूंगा, बोलिए फुरकान साहब बोलिए।
कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है राजेश झा, वो म्यूट होके कहते हैं, वो म्यूट होके कहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। राजेश झा मुस्कुरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही म्यूट हो गई है। राजेश झा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। ये गलत, ये इनकी जानकारी, इनको जानकारी नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अरे वो आर्थिक विश्लेषक है भाई, उनको जानकारी होगी, ऐसी बातें मत लगे हुए हैं। वो सारा कोलैप्स कर चुका है, बनारस की साड़ी वो भी कोलैप्स कर चुका है, इनको जानकारी नहीं है ज्यादा। अच्छा ठीक है, ठीक है, राजेश झा से हम जवाब ले लेते हैं। राजेश झा, बहुत अच्छी बात है, शरद कोहली साहब ने कहा कि भाई एक कदम तो हमने बढ़ाया, ये बात ठीक है कि हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, अभी हम पुर्जों को मंगाकर असेंबल करते हैं तो आगे हम पुर्जे भी बनाएंगे। अभी प्रधानमंत्री ने किसी एक राइफ़ल का जिक्र किया कि वो रूस के सहयोग से एक हम कोई राइफ़ल बनाने जा रहे हैं 203 AK-203। हम लोग तो 303 सुने थे, बचपन से देखते आ रहे थे, पुलिस वालों के कंधों पर 303 टंगी रहती थी, 303 बोर की राइफ़ल, और उसी को रट गए वे 303। उसके बाद फिर तमाम राइफ़लों ने जगह ले ली, तमाम बदल गई 303, बहुत आदरपूर्वक वो बैरकों में अंदर रख दी गई, असला शस्त्रागारों में रख दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी यूपी में हम रूस के सहयोग से जो AK-203 बना रहे हैं, और वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत सारे उद्योग धंधों की बात वो कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर फुरकान अंसारी भी दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे ताला उद्योग हो, चाहे पीतल उद्योग हो, चाहे चूड़ी उद्योग हो, साड़ी उद्योग हो, बनारस का जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, साड़ी उद्योग, इनकी बातें नहीं होती हैं। ये इनकी क्या हकीकत है, क्या तस्वीरें हैं, वो कह रहे हैं बहुत बदरंग तस्वीर है। राजेश झा नमस्कार दुर्गेंद्र जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी को नमस्कार जी। मैं शरद कोहली जी के बात को बहुत गंभीरता से सुना, और मैं उन्हीं के बात पे सहमति डालते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। आज का जो ये लड़ाई है ना, ये आर्थिक लड़ाई चल रही है पूरे दुनिया में, और खास करके अमेरिका जो बहुत घबराई हुई। अमेरिका को इस बात का चिंता है कि भारत इस 2014 के बाद से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से हर क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़े, खास करके आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि जो भारत की हुई 2014 बाकी लोग म्यूट कर लें कृपया, बाकी लोग माइक म्यूट करें, केवल एक व्यक्ति बोले। राजेश झा बोलिए, राजेश झा बोलिए। 2014 के बाद से हम 11 से चौथे स्थान पे आ गए हैं, और अगले 2 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। इस राह पे हम आगे बढ़ गए हैं। अगर सब कुछ बंद ही हो गया तो फिर यह अर्थव्यवस्था मजबूती कहां से आ रही है? और उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेशनल शो की बात है, वो इसका कितना बड़ा मैसेज है दुनिया को, और कितना बड़ा मुंहतोड़ जवाब है अमेरिका को। अमेरिका भारत पे दादागिरी करना चाह रही है, आर्थिक तौर पर दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है, और उसका भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने उन रास्तों को निकाला है। आज जीएसटी लगाए, इन्होंने जीएसटी की बात की फुरकान अंसारी साहब ने। टैक्स तो कांग्रेस के समय में भी लगता था, बहुत अच्छा हमारे कोहली साहब ने बोला। तो आर्थिक स्थिति, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो टैक्स लगाया गया था, और आज आर्थिक स्थिति को पुनः और भी सुदृढ़ करने के लिए जो टैक्स में रिफॉर्म किया जा रहा है जीएसटी में, वो समय की मांग है। आज व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को इतना आराम हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है, और सबसे बड़ी जो बात है कि देश को फायदा हो रहा है। हम आर्थिक आज कितना भी वो लगा ले अमेरिका, और प्रधानमंत्री ने, राजेश जी, प्रधानमंत्री ने आज एक संकेत और दिया। राजेश जी मैं 10 सेकंड का केवल इंटरप्शन चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने एक संकेत और दिया कि जैसे जैसे हम स्वदेशी पर निर्भर होते जाएंगे, हमारे टैक्सेस और कम होंगे और कम होंगे। उन्होंने संकेत दिया कि निकट भविष्य में जीएसटी हम और कम करने जा रहे हैं। बोला जी दुर्गेंद्र जी, आज ही प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये रिफॉर्म्स जो है चलते रहेगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, तो ये भी फुरकान अंसारी जी को समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, जीएसटी में भी रिफॉर्म चालू रहेगा। आप लोग पता नहीं कहां से तुलना कर देते थे, अंसारी साहब को दिक्कत होगी। अमेरिका ने ये साहस किया, जिस तरह पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। आज अमेरिका को दुस्साहस पे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। 80 देशों के व्यापारी आज यूपी में, ग्रेटर नोएडा में उपस्थित हुए हैं। ठीक है,
78 जिले के हमारे उद्योग के लोग वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। और शरद कोहली जी ने कितनी अच्छी बात कही, कितनी बड़ी बात की कि पूरे हर राज्य को इस तरह का आज आयोजन करना चाहिए और सभी उद्योगपतियों को वहां पर आना चाहिए और जो व्यापारी लोग हैं उनको वहां पर पहुंचना चाहिए और पुर्जे के ऊपर मेड इन इंडिया होना चाहिए। वास्तविक तौर पर केवल ऊपर में मेड इन इंडिया नहीं करना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मिताली निकोरे हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। अश्विनी राणा साहब के पास जाऊंगा, चूंकि उनसे डिटेल मुझे सवाल थोड़ा सा और लेना है, तो मैं उनकी मिताली निकोरे के बाद मैं जाऊंगा अश्विनी राणा के पास। मिताली निकोरे, अभी बड़ी अच्छी बात प्रधानमंत्री ने भी कही और राजेश जो झा हैं, बीजेपी के नेता हैं, कार्यक्रम में लगातार मौजूद, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए, पुर्जे पुर्जे पर होना चाहिए। आप एमएसएमई पर बहुत काम करती हैं, ये कैसे संभव होगा और केवल कह देने भर से क्या ये हो जाएगा क्या, मिताली निकोरे? और इस तरीके के आयोजन, एक छोटा सा और सवाल ले लीजिए, इस तरीके के आयोजनों को आप किस रूप में देख रही हैं, खासतौर पर एमएसएमई के चश्मे से अगर देखें तो? जी बिल्कुल, एक तो थैंक यू मुझे इस डिस्कशन में इंक्लूड करने के लिए। पिछले 3 हफ्ते से मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ की सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ मैं डिस्कशंस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक स्टडी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप मिशन हम लोग लखनऊ में लाना चाहते हैं और हम यूपी सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर और यूपी सरकार का विजन इसमें बहुत स्ट्रांग रहा है। हमने लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन से बात करी है, हमने इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात करी है, हमने बहुत सारे जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस लखनऊ में बेस्ड हैं, अमौसी की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात करी है और उन सबके लीडर्स से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसे लखनऊ में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। और इसी डिस्कशन के तहत आज एक्चुअली मैं नोएडा गई भी थी और कल फिर से जाऊंगी और यहाँ पर पूरी तरह से देखा जा रहा है कि जो ट्रेड का पूरा माहौल नोएडा के क्लस्टर में बना हुआ है, जहां पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सेमीकंडक्टर्स का भी आगे करके इन्वेस्टमेंट आएगा, वैसे कैसे हम नोएडा के क्लस्टर को लखनऊ के क्लस्टर के साथ और ज्यादा लिंक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आज एमएसएमईज का चैलेंजेस देखें, 3 बड़े चैलेंजेस हैं एमएसएमई के, स्पेशली लखनऊ एरिया में। नंबर 1 है हमारा टेक और डिजिटाइजेशन, कि कैसे आप डिजिटल वर्ल्ड से एक तरह से उसे लिंक करें, उस काम को लिंक करें जो आप कर रहे हैं। दूसरा हमारा है मार्केट एक्सेस। लखनऊ, वाराणसी और ये बहुत सारे जो क्लस्टर्स वेस्टर्न यूपी में जो क्लस्टर्स है वो दिल्ली एनसीआर की मार्केट से बहुत अच्छी तरह से लिंक्ड है, लेकिन जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी के क्लस्टर्स हैं वो दिल्ली एनसीआर की मार्केट से भी थोड़ी दूर है और मुंबई की मार्केट से भी थोड़ी दूर है, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये एक सेकंड इशू अभी हमें आ रहा है जी। और नंबर 3 इशू है हमारा इनोवेशन का। अगर हम लखनऊ क्लस्टर को देखें, सब लोग ओडीओपी की बात कर रहे थे, मैंने ओडीओपी में 5 साल काम किया और मैं आपको बता सकती हूँ कि ओडीओपी में अच्छा क्या हुआ और बुरा भी क्या हुआ। अच्छा ये हुआ कि जो इनोवेशन थी उसको एक बूस्ट मिला, फाइनेंसेस को बूस्ट मिला, जो हमारे एमएसएमईज थे उनके पास जो फाइनेंसेस नहीं थे उनको फाइनली फाइनेंसेस मिले, ये बहुत बड़ी चीज थी। क्या अच्छा नहीं हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में किया गया वो एक तरह से पूरी तरह से अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इसका एक चैलेंज है, सबको पता है। लेकिन और दूसरा क्या अच्छा नहीं हुआ, हम लोग नए प्रोडक्ट्स हमें बनाने चाहिए थे, वो उतने नए प्रोडक्ट्स नहीं बने। आज लखनऊ क्लस्टर में चिकनकारी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनता है, लेकिन क्या वो चिकनकारी उस तरीके से नए प्रोडक्ट्स में अप्लाई हो रहा है? क्या उसके कर्टन्स बन रहे हैं? क्या उसके टेबल क्लॉथ बन रहे हैं? क्या उसके हैंडबैग्स बन रहे हैं? उतने नहीं जितने बनने चाहिए। स्टार्ट हुआ है लेकिन पूरी तरह से अभी वो उस पॉइंट पे आया नहीं है। लेकिन जब आपके ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे नोएडा में आज हो रहा है, तब ही ये वाले जो इनोवेशन वाले आइडियाज हैं तभी आते हैं, तभी हम अपने एमएसएमईज जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं
उनको एक तरह से लेग अप दे सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, आप जो है इन ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करिए, पता करिए कि नए कौन से एरियाज हैं जहां इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं इतना आपको बताऊंगी, लखनऊ क्लस्टर में मैंगोज जो है, आपको भी पता है मैंगो प्रोडक्शन नंबर 1 है पूरे लखनऊ क्लस्टर में। हमें आज उस मैंगो प्रोडक्शन को यूज करके फूड प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड मैंगो जूस एक तरह से बनाना चाहिए क्लस्टर में। इसके ऊपर और काम करने की बहुत जरूरत है। अब आज ये ट्रेड फेयर हुआ है, इस ट्रेड फेयर में अगर हमारे लखनऊ के एंटरप्रेन्योर्स वहां जाके कुछ नए फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स के साथ बात करते हैं तो ये मैंगो क्लस्टर को हम आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से मेरे हिसाब से ये वाले जो इवेंट्स हैं ये बहुत जरूरी है पूरे इकोनॉमी के जो इनोवेशन दबा हुआ है उसको बाहर लेकर आने के लिए। अच्छा, एक मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा है, हम गिने चुने लगभग 36-37 साल मुझे इस पेशे में हो गया, और उसके अलावा मैं बहुत बचपन से सुन रहा हूँ अलीगढ़ का ताला, बनारस की साड़ी, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, मुरादाबाद के बर्तन, सहारनपुर की लकड़ी। इसके बाद में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां कोई नाम ही नहीं याद कर पा रहा हूँ। क्या दिक्कत है भाई इसमें? इसके अलावा मुझे इसके अलावा ये मैं 50 साल से मैं सुन रहा हूँ, 36 साल से मैं ये बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ इसके बारे में। इसके बाद कोई बनारस क्यों नहीं बना, कोई सहारनपुर क्यों नहीं बना? वही अलीगढ़ के ताले पर आके हमारी चाबी रुक जाती, क्यों? तो एक तो बाय द वे मैं अलीगढ़ और बनारस दोनों जा चुकी हूँ, और उनके जो DSRs बनी थी उस टाइम पे ODOP की, वो सब मैंने ही खुद ही लिखी थी, और तब भी मैंने यही रिकमेंडेशन दिया था, और आज भी आपके शो पर मैं यही रिकमेंडेशन दूंगी कि बनारसी का मतलब ये नहीं है कि बनारसी साड़ी ही। बनारसी का मतलब है वो आर्ट फॉर्म जो बनारस का एक बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है। आज अगर वही आर्ट फॉर्म आप अपने टेबल क्लॉथ पे बना लीजिए, या अपने कुशन कवर पे बना लीजिए, या एक हैंड बैग पे बना लीजिए, तो वो 3 या 4 गुना पे प्राइस पे बिक सकता है दुनिया के मार्केट में, चाहे ट्रंप कितना भी टैरिफ लगा दे। हाँ, और जैसे जैसे मिथिला पेंटिंग है उसको भी आप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ब्लैक पॉटरी है, ब्लैक पॉटरी का इतना ब्यूटीफुल कप्स बनते हैं, और जब ODOP के गिफ्ट्स बनाए गए थे तो वो ब्लैक पॉटरी के ही गिफ्ट्स बनाए गए थे, सबको दिए गए थे। मिताली, आपने थोड़ा सा जो क्लस्टर पहले से हैं उनको थोड़ा और एलिब्रेट किया कि बाई प्रोडक्ट और बन सकते हैं, ट्राई प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेगा, टेट्रा, हेक्सा, तमाम प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल पूछने का मतलब था कि ये 5-7 जगह ही, मान लो उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं, तो ये 5-7 जगह से 9, 10, 11, 12 जिले क्यों नहीं बन पाए? हम ODOP की बात तो पूरे उत्तर प्रदेश की करते हैं, वहाँ की कोई चीज़ बता दीजिए। 7, 8, 10 ये जिले जो हम 40 साल 50 साल से सुन रहे हैं कि ताला बनता है, साड़ी बनती है, लकड़ी बनती है, चूड़ी बनती है, बर्तन बनता है, उसके अलावा तो मैंने नहीं सुना कोई बात कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसका विश्व स्तर पर या देश के स्तर पर नाम हो गया हो। उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो 2 पहलू हैं जी। 2 पहलू ये हैं कि एक तो सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए गए थे जब ODOP की पॉलिसी आई थी, तो इसमें 75 प्रोडक्ट्स और 75 क्लस्टर्स एक्चुअली उस टाइम से आज तक उनमें काम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर बात है, तो ये पॉजिटिव बात है कि ऐसा नहीं है कि क्लस्टर्स नहीं एग्जिस्ट करते। दूसरी बात ये है कि क्लस्टर्स को आप बना नहीं सकते, क्लस्टर्स हमेशा पुराने ही क्लस्टर्स होते हैं जिनको आपको सस्टेन करना होता है। आज की हमारी जब हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो वो कल्चर और हिस्ट्री से भी जुड़े होने चाहिए, तो आप किसी भी क्लस्टर को आज नया कोई क्लस्टर नहीं बना सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मथुरा के केस में जब हमारे पास मथुरा का एवेल्युएशन आया था तो हमें बोला गया था कि यहाँ का क्लस्टर है सैनिटरी वेयर्स। जब मैं मथुरा गई तो मैंने वहां देखा सैनिटरी वेयर्स तो पूरा हमारे देश का मोरबी में बनता है, गुजरात में, तो यहाँ क्यों हम सैनिटरी वेयर्स कह रहे हैं? लेकिन वहां पे एक ब्यूटीफुल क्लस्टर था जहां पे क्रिश्चियन पोशाक बनती थी, जैसे जो आइडल्स का के कपड़े होते हैं, और वहां से एक्सपोर्ट भी होते हैं। पूरा इस्कॉन का जो पूरा मार्केटिंग है वो वहीं बन के क्रिश्चियन पोशाक पूरी दुनिया में सेल होती है। मुझे लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा आपके साथ हो सकती है। अभी भी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप कह रहे हैं कि फिर
जो जहां होता है, मान ली मिथिला पेंटिंग होती है तो उसको कानपुर में नहीं कर सकते आप, दिल्ली में नहीं ले जा सकते, वहां का कल्चर है नहीं, क्योंकि वहां पे जो स्किल्ड वर्क है उन लोगों का, हाँ, जो लोग आर्टिजन्स तो वो फिर काम कर या रहे तो हैं, फिर ओडीओपी वही है, या तो वो वहां से ओडीओपी पहला नहीं जा कॉन्सेप्ट सकते। या तो ओपी का लेकिन जब कॉन्सेप्ट हम हर जगह modern नहीं लग industry- सकता, या तो मिताली इस बात को स्वीकार करना होगा हमें कि ओडीओपी का कॉन्सेप्ट भी हर जगह नहीं लागू हो सकता। फिर आपके जो 10-12 कल्चर हैं, जो क्लस्टर हैं, उन्हीं को डेवलप करके आप बहुत हाई लेवल पर ले जाइए आप उसको, ये एक रास्ता हो सकता है। वो एक ही रास्ता है, लेकिन आपको अगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगानी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना है या ऑटो कंपोनेंट्स लगाना है या स्टील लगाना है, वो आप बहुत सारी जगहों में लगा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मैं अश्विनी राणा को लूंगा, काफ़ी देर से इंतजार कर रहा। अश्विनी राणा जी, आप बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और इस पूरी व्यवस्था को देखते रहते हैं, बड़ी अच्छी चर्चा हो गई। मिताली चूँकि उसी क्षेत्र में काम करती हो, मेरा भी इंटरेस्ट है इसमें बहुत ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। तो अश्विनी राणा जी, अभी आप अब तक की चर्चा आपने सुनी, किस तरीके से हम डिफेंड कर रहे हैं अमेरिका की चीज़ों को लेकर। मिताली ने भी एक अलग एंगल दिया, शरद कोहली साहब ने भी एक अलग तरीके का एंगल दिया कि हम एक कदम बढ़े हैं तो इसको और आगे बढ़े, इसको निंदा आलोचना की बजाय इसको प्रोत्साहन की जरूरत है। अश्विनी राणा, देखिए, मैं कुछ कहूँ इससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता था कि आपने ये जो कार्यक्रम किया है ना जी, इस वाली को लेकर आप स्पेशल शो करिए और डिटेल में बात करिए। कारण क्या है कि इतने लोग बैठ जाते हैं और हम जो है एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। शरद कोहली जी ने बहुत अच्छी तरीके से रखा है, इन्होंने भी रखा है, तो आपके कार्यक्रम का जो पर्पस था मुझे लगता है वो पूरा हो गया है। मैं कुछ किसी बात को रिपीट करूं अच्छा नहीं है, नहीं, लेकिन मैं आप नाराज मत हो, आप नाराज मत हो, उनके ऊपर आप नाराज मत हो, आप नाराज मत हो, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और आपकी विशेषज्ञता है, आपकी विशेषज्ञता अलग, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया। बोलिए कृपया। जानकारी देखिए लोगों के पास जानी चाहिए। वो सांसद महोदय ये कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया, तो उनको बताना चाहता हूं कि 2014-15 में यूपी की जो जीडीपी थी वो 11 लाख करोड़ थी। आज यूपी की जीडीपी 30 लाख करोड़ से ज्यादा है, दूसरे स्थान पर है यूपी, और उसमें नोएडा पर्टिकुलर 10% यूपी में कंट्रीब्यूट करता है और यूपी 10% देश की जीडीपी में करता है। तो अगर ये सब बर्बाद है, कारण क्या है कि मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, मजबूर हूं, क्योंकि हमारे बीजेपी वाले भी उस तरह से नहीं बोले कि कारण क्या है कि इनके नेता भी इस तरह से झूठ फैला के चले जाते हैं कि जो है डेड इकोनॉमी है। अरे डेड इकोनॉमी है तो इतना डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार के ये मुझे लगता है कि ज्यादा अगर अच्छे किसी तर्क के साथ बात करें, हर चीज को ये कहते हैं मर गए, डूब गए, पिट गए, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी। आज यूपी के अंदर कितने एयरपोर्ट है, कितने पर्यटक आ रहे हैं वहां पर, कितनी रेवेन्यू यूपी को मिल रही है, यानी क्या है। और जहां तक बात अमेरिका की है, अमेरिका कुछ नहीं है, ये मुझे लगता है मीडिया ने ज्यादा अमेरिका को बना दिया है। अमेरिका एक छोटा सा जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं, कोहली जी मेरी बात से सहमत हो गए कि बहुत कम हम उनको बेचते हैं। हमारे पास देश पूरे विश्व में इतने देश खुले हैं और जो 80 देश यहाँ पर आए हैं उनके साथ अगर हमारा एक टाई अप हो जाता है और वो उनके साथ व्यापार करते हैं तो अमेरिका अपने घर बैठे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से इस ट्रेड के शो के द्वारा जो है यूपी का जो विजन है वो पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं यूपी गवर्नमेंट को उसके लिए बधाई देता हूं कि इस प्रकार के आयोजन बिल्कुल यूपी क्या पूरे देश में होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए जो शोरूम इतने बड़े बड़े लोग बनाते हैं वो क्यों इतने बनाते हैं, शोकेस में लगाते हैं कि अपना माल बेचने के लिए। तो ये जो आयोजन है उसमें पूरी उनको सफलता मिलेगी और यूपी जो है आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक बात है। अमन को चर्चा में शामिल करते हैं। अमन, एक अभी अश्विनी राणा साहब ने कहा कि भाई यूपी में बहुत कुछ हुआ है, इस देश में बहुत कुछ हुआ है और केवल एक चश्मा ब्लैक चश्मा लगा लेने से कुछ नहीं हुआ, काला काला और सब कुछ काला नहीं हो सकता। कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, खामियां हैं, उनकी तरफ सभी ने इंगित किया है। एक युवा प्रोफेशनल के रूप में एक जो अर्थ और कारोबार उससे जो आप जुड़े हुए हैं उसको देखते हैं बहुत करीब से, आप इस तरीके के ट्रेड फेयर। और दूसरी बात, अभी अश्विनी राणा साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका एक छोटा सा मसला है, उसको क्यों हाइप दिया मीडिया ने, पता नहीं कौन सा मीडिया दे रहा है, ये कौन वाला मीडिया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
है ना, वही वाला मीडिया है जो चिल्लाता है कि बिल्कुल हमने क्रांति कर दी, और वास्तव में क्रांति नहीं होती है। क्रांति भी धैर्य के साथ में होती है। तो खैर वो मीडिया अपना काम कर रहा है, करने दीजिए उसको। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमने दूसरे रास्ते खोल दिए। 80 देशों में अगर ये एमओयू हो जाए, क्या ये चीजें धरातल पर उतर पाती हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए दुष्यंत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और के न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों एक तो मेरा निवेदन है शरद कोहली साहब से कि मेरा नाम वो ठीक कर लें। दुर्गेंद्र है, दुर्गा जी वाला, 9 दुर्गा चल रहे हैं, दुर्गा जी वाला दुर्गेंद्र। और आप दुष्यंत मत बनाइए, मुझे भी आप दुर्गेंद्र कहिए, ठीक है? और दुर्गा की अष्टमी को ही मेरा जन्म भी है, इसीलिए मेरा नाम दुर्गेंद्र है। बोलिए। बहुत बहुत बधाई आपको जी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हम लोग बात करते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था हमारी आज बहुत अच्छी हो गई है, पहले खराब थी। जब हम आजाद हुए थे तो हमारे रिसोर्सेज, अगर हम एज एन इकोनॉमिस्ट हम देखते हैं कि हमने कम रिसोर्सेज में हमने कैसे काम करा। सबसे पहले आज की डेट पे हम कहते हैं कि भाई एक विजन था, पहले की गवर्नमेंट ने भी एक विजन लिया था। कोई राजनीतिक मुद्दे, अगर आपको इकोनॉमी चलानी है, अगर आपको एक इंडस्ट्री के बारे में बात करना है, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक विचारों को तो दूर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमेशा डिबेट के वो बनेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये कह दें कि भाई पुरानी गवर्नमेंटों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ यही गवर्नमेंट कर रही है, ये चीज बिल्कुल बेकार है। पुरानी गवर्नमेंट ने भी अपने रिसोर्सेज के साथ जो बेस्ट हो सकता था, उन्होंने एक विजन दिया, सारी चीजें उन्होंने उस टाइम पे। अगर संजय गांधी जी ने अगर ये देखा कि भाई हमें मारुति की गाड़ियां लानी है, तभी आज हम BMW यहाँ पर आई है। नहीं तो आज हमारे पास सिर्फ 4 पहिए की गाड़ी भी नहीं होती, जो आज हम कहने करके भाई लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, यह सारी चीजें। तो एक रिसोर्सेज के साथ हम कैसे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, और एक हर एक गवर्नमेंट का एक राइट होता है, जब वो एक गवर्नमेंट में आते हैं तो एक कैसे नए अपने कंट्री को एक विजन दे। तो ये वाली गवर्नमेंट ने भी एक अपना एक विजन रखा है, जो उनका एक अधिकार है और उनको रखना भी चाहिए। उन्होंने रखा है कि भाई 2047 में जाकर के हम एक समृद्ध भारत बन जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। एक छोटे छोटे माइलस्टोन्स उन्होंने दिए। कहीं ना कहीं हम माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, कहीं ना कहीं पे हम माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सी चीज को फेलियर हो रहे। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे अब जो ट्रेड फेयर जो रखा गया है, ये ट्रेड शो जो हो रहा है, ये एक अच्छी पहल के रूप में हम देख सकते हैं। और ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले भी, इससे पहले भी 2 हो चुके हैं। हाँ, तीसरा संस्करण है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि तीसरा संस्करण है। पहले 2 में हमें क्या अचीव किया हमने, और इससे हम क्या अचीव करने वाले। बात आती है कि भाई अगर ट्रेड शो हर जगह पे ये होने चाहिए, हमारे देश में कम से कम जितने स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स इसको नहीं करा सकते, ये भी समझने की जरूरत है। अगर आप चले जाएं हिमाचल में, क्या आप वहां पे ट्रेड शो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं आपको, अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे आप, तो ये चीजें आप नहीं कर पाएंगे। बट वहां पे एक लोकल एक फॉर वोकल है, जो यस यहाँ पर आकर के इस शो में आप आइए, आप इस पे अपना लोकल फॉर वोकल दिखाइए। और आपने ये बात करी कि हम जो कहते हैं भाई अलीगढ़ का ताला, बहुत से स्टेटों में हर जगह पे अपना है। उत्तराखंड में उनका एक एपल आर्ट है, जो चीजें वो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मीडिया को, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को हर जगह पर जाकर के इन चीजों को शोकेस करना चाहिए कि कहीं ना कहीं पंजाब में है, फुलकारी है, बहुत सारी चीजें। अगर हम जाना शुरू करेंगे, अगर हम भारत में भ्रमण करना शुरू करेंगे, तो हमें लोकल चीजें दिखेंगी। बट ये है कि कितना मीडिया, कितना सोशल मीडिया उन चीजों को आगे लेकर के आता है। ठीक है। सेकेंडली मैं एक बात बोलूंगा कि जो हम बात करते हैं ट्रम्प, हम क्यों इतना ज्यादा हम यूएस को महत्व दे रहे हैं। आज की डेट में कौन सी ऐसी आईटी कंपनी नहीं है जो इंडिया में नहीं है, और कौन सी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पर आकर के नहीं आना चाहती। आप जाइए गुजरात में, जाइए गिफ्ट सिटी, इतनी बढ़िया सिटी बनी हुई है, कभी आप जाइए वहां पर देख करके आइए, यू फील की करके भाई काफी लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की। इंडियंस वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बाहर के लोग, बहुत सारा ऑफशोर, जो बाहर का काम इंडिया में आकर के लोग यहाँ से कर रहे हैं विद द मिनिमम कॉस्ट, सारी चीजें। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर हमारा फोकस जो है वो एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, डेफिनेटली हम एक अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी, पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें जरूरत होगी, क्योंकि कई हैं जो नहीं है। लाइक अगर कोई वॉर होती है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात, कहीं पर जाकर के कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात अमन शाह ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए। शरद कोहली साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात ये कर रहे हैं, युवा सीए हैं। युवा सीए साहब का सम्मान करता हूं, पर उनकी मैं जानकारी सुदृढ़ कर दूं कि हर राज्य में ये ऑर्गेनाइज हो सकता है। हर राज्य का जो कैपिटल है
वो शायद मुझे लग रहा है उनको शिमला का पूरा भ्रमण करें, उत्तरांचल में देहरादून का पूरा भ्रमण करें। बहुत बड़े बड़े वहां पर फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर, इतना बड़ा नहीं, ग्रेटर नोएडा जितना। एक मिनट बीच में नहीं, अमन बोलिए, बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिए, मेरी आपसे प्रार्थना, आप युवा हैं तो ये डेकोरम, टीवी पे डिबेट में दिन में 6 डिबेट करता हूं, ये डेकोरम मेंटेन रखना पड़ता है। बोलिए। तो हम इतने ग्रेटर नोएडा के स्तर पर हम नहीं कर सकते, परंतु जिस स्टेट में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना तो हम अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर नोएडा जितना बड़ा हॉल ना हो, बाकी उन्होंने बातें बहुत अच्छी बोली हैं, जितनी बातें बोली है बहुत अच्छी बोली है। हमें ये देखना पड़ेगा कि यूपी पहले क्या था। यूपी में इंडस्ट्रियलिस्ट और निवेशक, विदेशी निवेशक भी आने में घबराता था। जैसे ही वो निवेश करता था उसको फिरौती की फोन कॉल आ जाती थी। ये बात तो सर्वविदित है कि गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। किसी भी राज्य का बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। दुर्गेंद्र, मैं क्षमा चाहूंगा, पहले तो आज से आपका नाम मैंने ठीक किया और मैं पहले की गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। तो यूपी में आके भाग जाते थे, वो फैक्ट्री लगाते थे, उनको फिरौती की कॉल आती थी, उसके बाद वहां से भाग जाते थे। आज यूपी में इंडस्ट्री आने में घबरा नहीं रही है, ये एक बहुत बड़ा अंतर आया है। अब देखिए, दिल्ली दूर है, ये एक शुरुआत अच्छी हुई है, पर शुरुआत होनी तो बहुत जरूरी है, बिना शुरुआत किए तो आप कहीं पहुंच नहीं सकते। तो मैं समझता हूं शुरुआत का स्वागत होना चाहिए और विपक्ष को भी इसको सकारात्मक चश्मे से देखना चाहिए। मैं बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, दुर्गेंद्र ये ध्यान दीजिएगा, जो जनता यूपी की जो जनता है 24 करोड़ की, अगर इनको उसका लाभ मिल रहा है, वहां के व्यापारी समृद्ध हो रहे हैं, वो लोग फिर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है अगर उनको राजनीति भी देखनी है, अपनी पॉलिटिक्स सुधारनी है, चमकाना है अपनी पार्टी। ठीक है, फुरकान अंसारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी में, 30 सेकंड। अंसारी साहब 30 सेकंड, मेरे पास अब वक्त नहीं, मैं खत्म करूंगा। अंसारी साहब बोलिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए प्लीज। अंसारी साहब अनम्यूट करके बोलिए ना, आपकी कुछ बात तो वैसे अपना अनम्यूट वाली थी, परंतु अनम्यूट करके बोलिए। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह टैक्स लगाया गया है। ये तो मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री को विदेश घूमने के लिए ये टैक्स लगाया गया है। ये कौन सी बात हुई? बात है मजबूत है तो उत्तर प्रदेश के इतने लोग दूसरे राज्यों में जाके काम क्यों कर रहे हैं, क्यों प्लान इतना हो रहा है? अंसारी साहब, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अंसारी साहब, हमारे प्रधानमंत्री को विदेश घूमने के लिए आपके तो तीसरी बात ये है कि बैठा दिए हैं। आज डॉलर जो है करीब 88-90 रुपया 90 होने जा रहा है। ये अर्थव्यवस्था की हालत। ठीक है। राजेश एक जवाब दे दीजिए भैया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो कह रहे थे रुपया गिर रहा है, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा, यहाँ का नहीं गिर रहा, वहां का नहीं गिर रहा, अब आपके देश का रुपया गिर रहा है ना। विस्तार करने का उठता है, जो पहले से है वो कलेक्ट करता जा रहा है। विस्तार थोड़ा सा देखिए, मैं बताना चाहता हूँ अंसारी, फुरकान अंसारी साहब, धीरे धीरे। फुरकान अंसारी साहब, आप पूर्व सांसद हैं, बहुत अनुभवी हैं, हम लोग के पिता समान हैं, बुजुर्ग हैं, हम जानते हैं आपको बहुत बचपन से। लेकिन मैं एक निवेदन फिर भी करूंगा कि थोड़ा सकारात्मक डिबेट करिए और थोड़ा स्टडी भी करिए और सच्चाई को सामने रखिएगा ना, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, पार्टी का लेवल भी उठेगा। मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ। मैं भरे हुए हैं प्रधानमंत्री विदेश, सरकार से मुझे प्रधानमंत्री छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने जाके विदेश में जाके भारत छवि को उठाया है, भारत के स्तर को बढ़ाया है। आज हम ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद कोहली साहब, बहुत फुरकान अंसारी साहब, अश्विनी राणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मिताली, अमन शाह और सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बड़ी सार्थक, बड़ी ज़बरदस्त चर्चा रही है। बहुत जो एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे युवा एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सामने रखा। शरद कोहली साहब जैसे अनुभवी व्यक्ति, उन्होंने एक अपने तरीके से चीज़ों को रखा, और पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे दोनों अपने अपने तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पहल हुई है, पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया लिखा हो, ये हमारा भी सपना है, प्रधानमंत्री का भी सपना है। लेकिन जैसा शरद कोहली साहब ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन हम चल पड़े हैं 2 कदम, कभी तो पहुंचेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का